Hello students and dear friends. Myself Chhatrapal Singh Rathore and today we are studying about electric charges and their field. This topic is based on NCERT pattern for CGBSE courses. Class 12 Physics chapter number first. So let's starting. यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बाकी स्टूडेंट्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों ने सिलेबस तो पढ़ लिया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसी सिलेबस के आधार पर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो ये अध्याय 1 विद्युत आवेश और उनके क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। यह एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। तो इस आवेश को एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने स्कूल में अपने पेन को अपने बालों पर घुमाया होगा, उससे फिर अपने बुक या कॉपी को उठाने की कोशिश की होगी, उनके पेज को, जस्ट लाइक ऐसे। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हम पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं तो उससे पेन धन आवेशित हो जाता है और बुक के पेज या कॉपी के पेज पर स्थित ऋण आवेश के संपर्क में आने पर वो आकर्षित होने लगते हैं। तो ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऋण आवेश, धन आवेश, और तथा दूसरा ऋण आवेश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसका विमीय सूत्र m0 L0 T A। ए यहाँ पे एम्पियर को डिनोट करता है। यहाँ पे m मैस के लिए होता है, L लेंथ के लिए होता है और T टाइम के लिए होता है। ये तो पता होगा। अब देखते हैं आवेशों की उत्पत्ति। आवेशों की उत्पत्ति कैसे होती है। आप लोगों को पता है कि जब दो विपरीत आवेश पास आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है तथा समान आवेशों के पास आने पर प्रतिकर्षण होता है। जब परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण तथा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है तो आवेशों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से दोनों आवेशों की, जैसे कि धन आवेश और ऋण आवेश, इनकी उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं आगे पदार्थों के प्रकार। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सुचालक अथवा चालक भी इसको बोलते हैं, कंडक्टर। दूसरा होता है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। और तीसरा होता है कुचालक या ए कंडक्टर जिसको बोलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला सुचालक, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपने में से आवेशों को फ्लो होने देता है। यदि वो माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, उसको सुगमतापूर्वक अपने में से प्रवाहित होने देता है, फ्लो होने देता है। इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं जिसे मैक्सिमम मेटल्स, धातुएं जितनी होती हैं वे सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। लोहा हो गया, चांदी हो गया। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। अर्धचालक, ये वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेशों को प्रवाहित तो होने देते हैं किंतु बीच में बाधाएं होती हैं, जैसे कि किसी अच्छे रोड में ब्रेकर का होना। तो इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं एन टाइप, एन पी टाइप,
सेमीकंडक्टर्स। इसके बारे में आगे आप लोग पढ़ेंगे, अभी केवल एग्जांपल्स के बारे में जानिए। इनका यूज़ टीवी के रेडिएटरों, बहुत सारे चीज़ में होता है, साउंड स्पीकर्स वगैरह में इनका यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह में। अब देखते हैं कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत को प्रवाहित बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, या आवेशों का प्रवाह बिल्कुल इसमें से नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक। ये एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं वो वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब को वर्ग 13 के साथ और वर्ग 15 के तत्वों के साथ मिला करके बनाया जाता है। जैसे वर्ग 15 के साथ मिला के बनाते हैं तो एन टाइप होता है, और वर्ग 13 के साथ मिला करके बनाते हैं वर्ग 14 को, तो पी टाइप अर्धचालक होता है। अब देखते हैं आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण किसी वियुक्त अथवा पृथ्वीकृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेशों का संरक्षण, जैसे कोई भी हम धन आवेश युक्त प्लेट लेते हैं और एक ऋण आवेश युक्त प्लेट लेते हैं, तो इनके अंदरूनी सतह पर यदि प्लस चार्ज प्रेरित हो रहा है तो इसके अंदरूनी सतह पर माइनस चार्ज प्रेरित होता है, और बाह्य सतह पर प्लस चार्ज प्रेरित होता है। इसे हम क्या करते हैं, इस प्लस चार्ज को इनका बैलेंस बनाए रखने के लिए, इन दोनों का बैलेंस बनाए रखने के लिए इसको अर्थिंग कर देते हैं, यानी पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो इसे पृथ्वीकृत करना ही आवेशों का संरक्षण कहलाता है। पृथ्वीकृत करना आवेशों का संरक्षण कहलाता है, यही है पृथ्वीकृत करना, किसी भी आवेशों को उनके मध्य बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब अगला हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज के बारे में जानेंगे, यानी कि बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश क्या होते हैं? बिंदु आवेश एक नगण्य कण होते हैं जिनके बीच की दूरी इनके साइज से ज़्यादा होती है। सपोज मान लो कि इनका साइज 1 सेंटीमीटर है और इसका भी साइज 1 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी यदि 10 लाख किलोमीटर कर दिया जाए तो इन दोनों का साइज इनके बीच की दूरी से बहुत ही छोटा है। तो इस प्रकार के चार्जेस को, चाहे ये प्लस हो सकता है अथवा माइनस हो सकता है, तो इन तरह के चार्जेस को पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश कहते हैं, जिनका साइज उनके बीच की दूरी से बहुत ही छोटा, नगण्य होता है। तो मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। जरूरी नहीं है प्लस क्यू माइनस क्यू हो। क्या है, यदि ये प्लस है ये माइनस है तो इनमें जो बल लगेगा, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी आकर्षण बल लगेगा। लेकिन यदि दोनों प्लस हो गए तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्सेस लगेंगे, मतलब कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे।
और माइनस माइनस भी हो जाता है तो वही होगा। तो हम कोई भी पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले सकते हैं। तो सपोज ये Q1 ले लेते हैं और ये Q2 ले लेते हैं, प्लस माइनस को भी छोड़ते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बल प्राबल्य जिसे Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लीजिए कि कोई उनके बीच में फोर्स F लग रहा है, तो प्रथम शर्त अनुसार के अनुसार ये क्या होंगे, इनके बीच में लगने वाला फोर्स उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और दूसरा ये बोलता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल, बल प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग क्वेश्चन सेकेंड में लेते हैं। इनके गुणा करने पर यदि इनको दोनों को एक साथ, दोनों समीकरणों को साथ लिखने पर दोनों समीकरणों को साथ लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती को हटाने के बाद यहाँ कोई भी एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, जिसे हम लोग K ले लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ जो वैल्यू ऑफ K होता है वो होता है 1/4πε0। तो उसे यहाँ पे रखने पर F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K का वैल्यू होता है 1/4πε0। इसका वैल्यू K की जगह में यदि रखते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही क्या है, कूलाम का नियम है। इसे यदि हम समीकरण 1 मान लेते हैं तो 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मान ज्ञात करने के लिए 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, जहाँ पाई का वैल्यू क्या है 3.14 यहाँ पे है, इंटू 8.854 इंटू 10⁻12, ये ε0 का वैल्यू है। यदि इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 1/4πε0 का वैल्यू आता है
8.9875 इंटू 10⁻9, जिसे ऑलमोस्ट हम लोग 9 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से 1/4πε0 को हम लोग 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर ले सकते हैं। समीकरण एक से F का मान रखने पर F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? ये 1/4πε0 का वैल्यू है। जो यहाँ पे 1/4πε0 है, वहाँ पे हमने 9 इंटू 10⁻9 वैल्यू को रखा है। तो ये आपका F का वैल्यू आ गया। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो समीकरण एक से ले लेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K। यही परावैद्युतांक को यहाँ शो कर रहा है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सेम रहेगा। CGS पद्धति में बात करते हैं तो CGS पद्धति में 1/4πε0 का वैल्यू 1 होता है। तो फिर से यदि हम लोग समीकरण एक से लेंगे तो यहाँ F इज इक्वल 1/4πε0 की जगह ओनली 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एकांक आवेश। तो एकांक आवेश क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एकांक आवेश, यदि मान लीजिए कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या हो? 1 मीटर हो, तथा दोनों का परिमाण Q1 Q2 इज इक्वल टू Q हो, तो बल का मान क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। तो हम यदि इस सूत्र से लेते हैं, समीकरण से लेते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, तो F का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। F का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻9 है, जिसे हमने यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 यहाँ पे आगे से है, इंटू Q1 Q2 को हम लोग क्या लिख लिया है? Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगा, दोनों साइड से क्या कट जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया और ये कट गया, तो बचा कितना? इस साइड 1 बचा और इस साइड भी 1 बचा, इंटू Q का क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो गया अपॉन 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये यहाँ पे है। इसको पूरा ऑलमोस्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर Q इज इक्वल टू ±1 आएगा। यही एकांक आवेश का मान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि दो समान परिमाण के दो आवेश 1 मीटर की दूरी से एक दूसरे को 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है, तो वे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। आज हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके आगे का जो सिलेबस है वो एक बार पुस्तक से ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ को समझाऊंगा।